गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उषा नामक कविता का जो अगला काव्य खंड है उस अगले काव्य खंड का हम लोग अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोगों ने इससे पहले का जो काव्य खंड है उसको आप लोगों ने बड़े ही ध्यान पूर्वक जो है वो पढ़ लिया होगा और उस काव्य खंड पर आधारित जो भी प्रश्नोत्तर है उस प्रश्नोत्तर को आप अपने शब्दों में तैयार करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए अब हम लोग इसके आगे का जो भाग है इस आगे के भाग का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कविता का नाम क्या है? उषा। उषा नामक कविता है और उषा नामक कविता के रचनाकार कौन है? उषा नामक कविता के रचनाकार का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। कविता का नाम उषा और इसके रचनाकार का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो आज जो काव्य खंड हमको पढ़ना है वह इस प्रकार है। बहुत काली सिर जरा, यह उर्दू का शब्द है, ध्यान दीजिएगा। बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। इस काव्य खंड को, इस मुक्तक काव्य खंड को हम लोग अध्ययन करना है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार प्रातःकालीन वेला का, उस सौंदर्य का कवि ने किस प्रकार शब्द चित्रण प्रस्तुत किया है कि आकाश मंडल कितना सुंदर लग रहा है और किस प्रकार उसकी उस सुंदरता की समानता, किस प्रकार कवि ने शंख, गहरे नीले रंग के बुझे बुझे जो रंग होता है उस शंख के समान कवि ने उस आकाश मंडल की समानता व्यक्त की है। और उसके साथ ही किस प्रकार जो है राख से लीपा हुआ चौका के साथ कविता की साम्यता, आकाश की साम्यता जो है कविता में प्रस्तुत की गई है। तो इसके बाद की जो कड़ी है, इसके बाद का जो भाग है वो भाग आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा नामक शीर्षक से ली गई है। प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी की पाठ्य पुस्तक उषा नामक शीर्षक से ली गई है और इसके रचयिता का नाम शमशेर बहादुर सिंह जी है। फिर आप लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग में प्रस्तुत कविता के प्रस्तुत पद के माध्यम से, जैसा आपको मन करे लिखिए, प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत कविता में, अपने हिसाब से लिखेंगे आप। प्रस्तुत पद में सूर्योदय के ठीक पहले के दृश्य का, किस प्रकार जब सूर्योदय अभी हुआ नहीं है उससे पहले का जो दृश्य है, सूर्योदय से पूर्व का जो दृश्य है वह किस प्रकार पल पल परिवर्तित हो रहा है, वह परिवर्तन कितना ही आनंददायक है, कितना अच्छा लग रहा है, उसका वर्णन कवि ने किया है। कवि क्या कहते हैं कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से, प्रस्तुत पद के माध्यम से सूर्योदय के ठीक पहले के दृश्य का, सूर्योदय के ठीक पहले के दृश्य का पल पल परिवर्तन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपमानों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को लेकर के, विभिन्न प्रकार के बिंबों को की सहायता के माध्यम से कवि ने जो आकाश मंडल में परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों को, उस होने वाले आकाश मंडल में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को उपमानों के सहारे, प्रतीकों के सहारे, बिंबों के सहारे जो है वो अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार प्रतिक्षण प्रतिपल आकाश में परिवर्तन हो रहा है और वह कितना अच्छा लग रहा है, वो कैसा कैसा लग रहा है। कभी इसके समानता की, शंख से समानता की, कभी कवि ने राख से लीपे हुए चौके की समानता की, कभी किसी और चीज से उसकी उपमा उत्प्रेक्षा बताई, कभी किसी और चीज से उसकी साम्यता जो है, कल्पना जो है अभिव्यक्त की है कवि ने। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो प्रातःकालीन यानी सूर्योदय से पूर्व का जो दृश्य है उस दृश्य में किस प्रकार प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और वह परिवर्तन का जो सौंदर्य है बहुत ही अद्भुत सौंदर्य है, अप्रतिम सौंदर्य है। उसी सौंदर्य को कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आप प्रसंग के रूप में इस प्रकार लिख देंगे कि आकाश मंडल में होने वाले प्रतिक्षण प्रतिपल अद्भुत सौंदर्य के परिवर्तन को
कवि ने विभिन्न उपमानों के सहारे, विभिन्न प्रतीकों के सहारे उस दृश्य की अलौकिक छटा प्रस्तुत करने का कवि ने प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को प्रसंग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम व्याख्या पढ़ेंगे, फिर हम उस काव्यगत सौंदर्य के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इससे पहले कवि आपको ये भाग तभी समझ में आएगा जब इससे पहले आपने पढ़ा होगा। कवि क्या कहते हैं कि पहले तो शंख के समानता बताते हैं कि आकाश का रंग क्या है, शंख के समान गहरे नीले रंग का है। पुनः उसकी साम्यता क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने राख से चौका जो हो उसको लीप दिया हो, उसी तरह से आकाश का रंग प्रतीत हो रहा है। उसके बाद कवि साम्यता प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जब आकाश में क्या है, ओस की बूंदे हैं, आकाश में ओस की बूंदों के कारण पूरी तरह से आकाश मंडल में नमी जो है विद्यमान है। ठीक है, आकाश नीला आकाश है और उसमें नमी गहरा कलर है, नीला नहीं कहेंगे, गहरा कलर है, राख जैसा राख का कलर होता है उसी गहरे कलर में नमी ओस की बूंदों के कारण नमी जो है वो विद्यमान है। तो नमी के कारण उसका जो अभी नमी जो है उसमें गीलापन जो अभी भी बना हुआ है। तो कवि क्या कहते हैं, आगे जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को शब्द चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि बहुत काली सिल, ऐसा लग रहा है कि आकाश मंडल क्या हो, जैसे कोई काली सिल हो। तो आप सबसे पहले सिल क्या होता है पहले ये समझने का प्रयास करिए कि सिल कहते किसको है। आजकल तो खलबट्टे का जमाना आ गया, चाय बनने से पहले खट 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 की आवाज आपको सुनाई देती है। तो यह सिलबट्टा क्या होता है, तो सिल की उसी सिल की बात होती है जिसमें मसाला इत्यादि, अदरक मसाला इत्यादि पीस करके उसका पाउडर चूर्ण या जो भी उसको मसाले वाला मटेरियल तैयार किया जाता है। तो सिलबट्टा यानी एक प्रकार का पत्थर जिस पे रगड़ करके हम किसी चीज का अर्क या औषधि प्राप्त करते हैं। तो एक प्रकार सिल यानी मसाला पीसने का पत्थर। एक दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है केसर। केसर यानी जो फूल होते, विभिन्न प्रकार के जो फूल होते हैं, फूल का जो सुगंधित पदार्थ होता है, ऐसे निकला निकला भाग होता है, उसको केसर की संज्ञा दी जाती है। फिर खड़िया, खड़िया मतलब जब बच्चे लिखते हैं स्लेट पे तो चौक मिट्टी, जैसे हम लोग आज के समय में चौक मिट्टी आ गई है, तो चौक का स्वरूप कैसा होता है हम आपको बताते हैं। ये देखिए चौक कैसा, ये चौक है, इस प्रकार का चौक होता है। और खड़िया मतलब कि पहले के समय में इसी का जो होता है वो मोटा सा मतलब कुछ उसका एक गोल सा ऐसा वो शेप नहीं होता था, बस पत्थर जैसा होता था। उसको जो बच्चे चौक स्लेट होती थी, काली स्लेट, उस पर बच्चे लिखने का काम करते। तो अभी जमाना थोड़ा परिवर्तित हो गया, अभी इस प्रकार का चौक देखने को आपको मिलता है। तो कवि क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है आकाश मंडल का जो रंग है, आकाश का जो कलर है, आकाश का जो रंग कैसा लग रहा है, काली सिल, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश क्या है, काला रंग, काली रंग की कोई सिल हो, काली रंग का सिल यानी पत्थर हो, और उस पत्थर पर क्या हो, जरा से लाल केसर, ऐसा लग रहा है उस काली सिल पर किसी ने थोड़ा, ज्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ी मात्रा में किसी ने केसर ले ली हो और उस केसर को उस पर पीस दिया हो, केसर को उस पर फैला दिया हो पूरी तरह से। क्या कर दिया है, जरा से लाल केसर से किसी ने जैसे धुल गई हो। ऐसा लग रहा है कि आकाश मंडल काले सिल यानी काले पत्थर के समान है, काले सिल के समान, और उसने किसी माता ने या किसी महिला ने क्या किया हो, थोड़ा सा केसर से पूरे सिल को पूरा धो दिया हो। यानी आकाश में क्या है, धीरे धीरे लालिमा जो है वो आ रही है। इससे पहले क्या था कि राख के समान नीला नीला, राख के समान जिस तरह राख का कलर होता है, राख का जो बुझा हुआ कलर होता है, उसी प्रकार आकाश जो है दिखाई दे रहा था। तो उसी की साम्यता प्रस्तुत करते हुए कवि कल्पना के माध्यम से बताते कि ऐसा लग रहा है मानो, क्या है, एज्यूम करिए, मानिए, कल्पना करिए कि ऐसा लग रहा है आकाश तो एकदम काला जैसा, काला आकाश प्रतीत हो रहा है, और उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी महिला ने सिलबट्टा हो, सिलबट्टे पे क्या किया हो,
सिल पे किसी ने थोड़ा सा केसर लेकर के पूरी तरह से अच्छे से मल दिया हो, यानी धुल दिया हो। धुलने पे क्या होगा, पूरी तरह से पूरे सिल पर केसर फैल जाएगा, पूरी तरह से लालिमा जो होगी वो विद्यमान हो जाएगी, पूरी तरह से लाल लाल जो सिल जो है पूरा लाल लाल हो जाए, लाल में पूरी तरह से लालिमा से युक्त हो जाएगा। कहने का अभिप्राय क्या है कि इसके लाल केसर के माध्यम से कवि ने धीरे धीरे जो है अरुणोदय यानी सूर्य का उदय होने का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब तक सूर्य अच्छे से निकले नहीं होते, सूर्योदय जब तक नहीं हुआ रहता है, हल्की हल्की लालिमा जो है आकाश मंडल में दिखाई देती है। तो जो लालिमा का जो लाल युक्त किरणें होती हैं, वह किरणें धीरे धीरे जो होती हैं वो आकाश मंडल की नमी को धुलती रहती है। जो आकाश मंडल में नमी जो विद्यमान रहती है, उस नमी को धीरे धीरे करके वो समाप्त होती रहती है। पहले राख से लीपा हुआ प्रतीत होता है, तो राख से लिपे हुए चौके के बाद जो है धीरे धीरे उसमें सूर्योदय का प्रारंभ होता है। तो सूर्य उदय होने के कारण जो सूर्य की किरणें होती हैं, धीरे धीरे सूर्य की किरणें पूरे आकाश मंडल पर छा जाती हैं पूरी तरह। तो जो नमी विद्यमान रहती है राख से लिपे होने के कारण, यानी जो कलर विद्यमान होता है, धीरे धीरे नमी जो है धीरे धीरे धुलने लगती है, धीरे धीरे नमी जो क्या होता है छटने लगती है। आकाश में सूर्योदय होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सूर्य की किरणें पूरी तरह से फैलने लगती हैं, तो धीरे धीरे नमी क्या होती है वो छटने लगती है। तो उसी साम्यता को आकाश की काला जो राख के समान जो आकाश है, उस आकाश में जो किस प्रकार सूर्योदय हो रहा है, सूर्य की किरणें किस प्रकार आकाश मंडल में छा रही हैं, आप पूरी तरह से वो किरणें किस प्रकार आप्लावित हो रही हैं, पूरी तरह आकाश मंडल को किस तरह से ढक रही हैं, उस दृश्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन करते हुए उसकी उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ उसका साम्य प्रस्तुत करते हुए कवि क्या कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो आकाश में राख से लिपा हुआ चौके के समान प्रतीत हो रहा था, अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। कवि कहते हैं कि अब उन दृश्यों में धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन स्वरूप ऐसा लग रहा है, उन दृश्यों में परिवर्तन स्वरूप ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो किसी माता ने या किसी महिला ने काली रंग की सिल हो और उस काली सिल पर क्या किया हो, थोड़ा सा केसर लेकर के, जरा सा केसर लेकर के पूरी तरह से मल दिया हो या धुल दिया हो। तो क्या धुलने से क्या होगा, पूरी सिल पर केसर जो है वो फैल जाएगा, पूरी तरह से व्याप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार आकाश मंडल में सूर्य की जो धीरे धीरे किरणें जो है उस पूरी तरह आकाश मंडल में छा रही है, व्याप्त मतलब लालिमा जो है वो लालिमा धीरे धीरे आ रही है, और उस लालिमा से आप्लावित होने के कारण काली सिल का कलर ऐसा लग रहा है कि काली सिल पर किसी ने क्या किया हो, लाल रंग के केसर से किसी ने धुल दिया हो, लाल रंग के केसर से किसी ने मल दिया हो। तो काली जो सिल है यानी आकाश मंडल। तो लाल केसर क्या है, लाल केसर का अभिप्राय यह है कि जैसे सूर्य की जो लालिमा युक्त जो किरणें हैं और उससे आप्लावित पूरा आकाश मंडल किस प्रकार प्रतीत हो रहा है, उसी को लाल केसर से जो है साम्यता प्रस्तुत करते हुए कवि ने प्रयोग किया है। ठीक है, तो कवि क्या कहते हैं, बहुत काली सिर जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, ऐसा परिवर्तन हो रहा है आकाश मंडल में, ऐसा दृश्य प्रस्तुत हो रहा है जैसे किसी महिला ने काली सिल पर लाल रंग की केसर फैला दी हो, पूरी तरह से लाल रंग के केसर से पूरे आकाश मंडल यानी पूरे सिल को पूरी तरह से अच्छे से धुल दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा। या दूसरी कवि बताते, कल्पना करते हुए बताते कि ऐसा लग रहा है या ऐसा, फिर उसके बाद परिवर्तन हो रहा है, क्या लग रहा है, स्लेट पर या ऐसा लग रहा है कि कोई स्लेट हो। आकाश मंडल की साम्यता किससे बताते हैं, कोरे स्लेट से। स्लेट का कलर क्या होता है, कालिमा युक्त। तो क्या कहते हैं कि उस कालिमा युक्त ऐसा लगता है कि वो स्लेट हो। ग्रामीण अंचल में ये आपको बड़ी ही सहजता से प्राप्त होने वाले शब्द हैं, जैसे चौक हो गया, खड़िया मिट्टी हो गए, स्लेट हो गए। तो इन शब्दों का कवि ने
ग्राम्य अंचल के सौंदर्य को प्रस्तुत करने का कवि ने प्रयास किया है। तो इसीलिए उसी ग्राम्य अंचल के शब्दों को कवि ने अपने कविता में स्थान दिया है ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। तो कवि क्या कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे काला जो आकाश जो है वह आकाश किसकी भांति है, स्लेट की भांति। वो जो जो आकाश है वह आकाश स्लेट की भांति हो, या ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने उस पर क्या किया, खड़िया नहीं चौक से मल दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा सा बच्चा हो और उस स्लेट पर, वह आकाश रूपी स्लेट पर, आकाश का जो स्लेट हो, मतलब आकाश क्या है, वह स्लेट के समान है। कवि ने जो है एक मानने की बात कही और प्रेक्षा अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है कि मानिए, ऐसा समझिए, ऐसा कल्पना करिए कि ऐसा लगता है कि मानो कि आकाश जो है वह स्लेट की भांति हो और उस स्लेट पर किसी बच्चे ने क्या किया हो, लाल रंग की खड़िया मिट्टी हो, उस खड़िया मिट्टी से पूरी तरह से अच्छे से रगड़ दिया हो। पूरी तरह से अच्छे से रगड़ने से क्या होगा, पूरी तरह से जो कलर, जो स्लेट का कलर होगा वो कलर दब जाएगा और उसमें लाल रंग की लालिमा जो है वो आप्लावित हो जाएगी। लाल रंग की लालिमा जो है लालिमा से युक्त हो जाएगी, लालिमा से भर जाएगी। तो वही कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन वेला का प्रतिक्षण प्रतिपल जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को विभिन्न उपमानों के सहारे, विभिन्न प्रतीकों के सहारे, विभिन्न दृश्यों के सहारे कवि ने दृश्य को प्रस्तुत करने का हमारे समक्ष प्रयास किया है। और बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही सजीव ढंग से कवि ने हमारे सामने उस प्रातःकालीन वेला के दृश्य को हमारे सम्मुख क्या कर दिया, जीवंत कर दिया है। हमारे सामने वह संपूर्ण दृश्य को कवि ने जीवंत कर दिया है। जीवंत करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो किसी ने सिल पर, काले रंग की सिल हो, सिल पर किसी ने लाल रंग के केसर को फैला दिया हो। फैला करके ऐसा लगता है कि काले सिल को किसी ने लाल केसर से धुल दिया हो, या ऐसा लगता है किसी छोटे से बच्चे ने काली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मिट्टी से पूरी तरह से उसको रच दिया हो, यानी पूरी तरह से रंग दिया हो। कहने का अभिप्राय क्या है कि आकाश मंडल में प्रतिपल प्रतिक्षण धीरे धीरे करते करते दृश्यों में परिवर्तन होता जाता है। पहला दृश्य दूसरे दृश्य से अलग है, दूसरा दृश्य तीसरे दृश्य से अलग है, तीसरा दृश्य चौथे दृश्य से अलग है। तो जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को कवि ने बड़ी ही बारीकी से अध्ययन किया, बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत उसको जिन जिन उपमानों का सहारा लिया, जिन जिन उदाहरणों का सहारा लिया, वह उदाहरण जो है उत्कृष्ट कोटि के हैं, उसकी कोई साम्यता नहीं हो सकती। क्या कहते कि ऐसा लग रहा है राख से लिपा हुआ चौका हो, या ऐसा लग रहा है कि किसी ने काले रंग की सिल हो, उस सिल पर किसी ने लाल रंग के केसर से धुल दिया हो, या ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बच्चे ने काले रंग की अपनी स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी से क्या किया है, कलर कर दिया हो। तो वह दृश्य अपने आप में बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तो जब प्रातःकालीन वेला होती है तो पहले गहरे नीले रंग शंख के समान कलर बताया, फिर उसके बाद कहते हैं धीरे धीरे उसमें नमी, ओस की बूंदें पड़ने लगती हैं, तो नमी विद्यमान हो जाती है, तो उसको राख से लीपे हुए चौके के समान बताया। फिर उसके बाद कहते हैं धीरे धीरे क्या होता है, सूर्योदय होने लगता है, धीरे धीरे सूर्य की किरणें जो है आकाश मंडल पे छाने लगती हैं, तो लालिमा जो है, जो नीलिमा होती है, नीलिमा कालिमा में परिवर्तित होती है और कालिमा फिर जो है लालिमा में परिवर्तित हो जाती है। तो आकाश को जब आप निहारेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार नीला आकाश जो नीला से काला हो जाता है और काला आकाश किस प्रकार लाल आकाश के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। तो उसी काले आकाश को, सुरमई आकाश को नीले आकाश, लाल आकाश या लालिमा युक्त आकाश में परिवर्तित होने की साम्यता कवि ने लाल केसर से की है और उसके साथ खड़िया चौक से की है।
बताते हैं कि आकाश में जब सूर्योदय हो रहा है, आकाश मंडल में प्रातःकालीन वेला में जब सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्य की किरणें चारों तरफ से वह छटा बड़ी ही सुंदर लग रही है, आकाश में पूरी तरह से लालिमा व्याप्त है और वह देख करके बड़ा ही आनंद कवि को आ रहा है। तो उसको कई शब्दों, कई प्रकार के उपमानों के सहारे प्रस्तुत करने का, उपमानों के सहारे कवि ने अपने हृदय की अनुभूतियों को, जो कवि ने वास्तविक रूप से महसूस किया, उसको शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास कवि करते हैं कि किस प्रकार कालिमा से किस प्रकार लालिमा में आकाशमंडल परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई गहरे रंग की सिल हो और किसी ने थोड़ा सा लाल केसर से उस सिल को क्या कर दिया हो, धो दिया हो। यानी आकाश में काला रंग था पहले और उसके बाद सूर्योदय होने पर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल गई, तो ऐसा लगता है कि किसी ने उस काली सिल पर किसी माता ने क्या किया हो, थोड़ा सा लाल रंग का केसर लेकर के धुल दिया हो। यानी उस आकाश मंडल में सूर्य की अरुणिमा, सूर्य की किरणें जो है वो फैल रही हैं और आकाश मंडल धीरे धीरे लाल प्रतीत हो रहा है। फिर यह दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी काले रंग की स्लेट हो और स्लेट पर किसी बच्चे ने क्या किया हो, खड़िया मिट्टी से मल दिया हो। तो दोनों दृश्य जो है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अप्रतिम सौंदर्य दृश्य को देखने से प्रतीत होता है। तो यह इस प्रकार कविता की व्याख्या हो जाएगी। काव्यगत सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे आप रात की कालिमा। सबसे पहले बताया कि जो प्रातःकालीन वेला है, मतलब सूर्योदय भी नहीं हुआ, उससे पहले का दृश्य कि किस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका है, उसमें ओस की बूंदे, ओस की नमी जो है वह विद्यमान है। तो सबसे पहले रात की कालिमा यानी राख से लिपा हुआ चौका से साम्यता की। फिर उसके बाद ओस का गीलापन बताया कि किस प्रकार राख से लिपा हुआ है और ओस की नमी उसमें विद्यमान होने के कारण वह कालिमा जो है और उसमें क्या है, नमी जो है अभी भी विद्यमान है, यानी गीलापन अभी भी मौजूद है। और उसके साथ सूरज की लालिमा देखने को मिलती है, किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार जो आकाश है उस आकाश में किस प्रकार सूर्योदय हो रहा है, सूर्य की किरणें किस प्रकार फैल रही हैं, किस प्रकार कालिमा से लालिमा में परिवर्तन हो रहा है, उस सुंदर दृश्य को कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इसका मिश्रण किया है। मतलब इन सभी दृश्यों का, आकाश मंडल में इन समस्त दृश्यों का कवि ने मिश्रण करने का प्रयास किया है कि सुरमई राख से लिपा हुआ चौका इसका मिश्रण है, इसके साथ साथ ओस का गीलापन इसका मिश्रण है, दिन उसके बाद सूरज की लालिमा उसका मिश्रण। इस समस्त मिश्रण को कवि ने बड़े ही बारीक रूप से अध्ययन करने का, बारीक रूप से हमारे समक्ष शब्द चित्र खींचने का प्रयास किया है। उसके बाद कल्पना के द्वारा कवि ने जो कल्पना है की है वो हमारी समझ से बहुत दूर है, बहुत ही, हम वहां तक कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कवि ने जिन जिन उपमानों का सहारा लिया है वो हमारी समझ से कहीं दूर है। क्या कहते हैं, कवि की जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ही समृद्ध है, कवि की जो कल्पना शक्ति है बहुत ही समृद्ध है। तो कवि अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपमानों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि काले आकाश को सिलबट्टे से समानता बताई, कि कल्पना की संभावना प्रकट की। ऐसा लगता है कि मानो, एज्यूम करिए आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो काला सिलबट्टा हो, या काले आकाश की साम्यता किससे की, या ऐसा स्लेट से कि स्लेट हो, तो स्लेट से उसकी साम्यता प्रस्तुत की। उसके साथ साथ खड़िया का अद्भुत सौंदर्य, लाल रंग का केसर से कैसे बताया कि लाल रंग का केसर सूर्योदय के समान, की किस प्रकार सूर्य की किरणें अपलावित हो रही, तो ऐसा लग रहा है जैसे केसर से किसी ने धुल दिया हो। फिर ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरणें फैल रही, तो ऐसा लग रहा है क्या कि जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मल दी हो। ठीक है, अद्भुत सौंदर्य, तो इससे जो सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है वह सौंदर्य अद्भुत है, बहुत ही आनंद वर्धक है। फिर आप लिखेंगे जो आप शिल्प सौंदर्य है, उसमें शिल्प सौंदर्य में आप यहाँ पे लिखेंगे कि उस आकाश मंडल के दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए कवि ने कल्पना का सहारा लेते हुए कहते हैं कि वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानो, मानना है आपको, होने की संभावना है, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो
लाल केसर से किसी ने जैसे धुल गई हो, ऐसा लगता है कि किसी ने काली सिल पर लाल केसर फैला दी। तो यह आपको मानना, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आकाश काला है और उसमें सूर्य की किरणें फैल रही हैं, पूरी तरह से लालिमा विद्यमान है, बस इतना सा दृश्य है। लेकिन इस दृश्य की साम्यता प्रस्तुत करते हुए, इसकी कल्पना प्रस्तुत करते हुए, इस दृश्य की कल्पना प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि मानिए ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने काली सिल पर थोड़ी सी केसर से धुल दी हो, या ऐसा प्रतीत होता है कि स्लेट पर लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो। तो इन दोनों स्थानों पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ जहां जहां भी एक तरह के ल, जैसे ल वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ पे अनुप्रास, ल वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, तो इसमें कई स्थान पे जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुक्तक कविता है, प्रवाहमय कविता है। कविता जो है बड़ी ही आनंद देने वाली है। यह कविता का जो शब्द चित्र कवि ने खींचने का प्रयास किया वो बहुत ही अद्भुत है। इसके साथ साथ आप इस पद पर आधारित जो प्रश्नोत्तर प्रश्नों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला, कवि किस दृश्य का चित्रण करते हैं। तो इस पद के माध्यम से कवि ने क्या बताने का प्रयास किया कि सुरमई जो आकाश है, सुरमई आकाश में किस प्रकार सूर्योदय हो रहा है, किस प्रकार सूर्योदय की लालिमा, सूर्य की किरणें किस प्रकार आकाश मंडल में आप्लावित हो रही हैं, इस दृश्य का चित्रण प्रस्तुत करते हुए कवि ने काले सिल पर लाल केसर और स्लेट पर खड़िया का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो कवि ने प्रातःकालीन वेला के सूर्योदय होने से पहले की स्थिति का कवि ने वर्णन किया है। ठीक है, कि जब सूर्योदय होने से पूर्व की जो स्थिति होती है उस समय किस प्रकार आकाश मंडल की शोभा दिखाई दे रही है, आकाश मंडल की शोभा किस प्रकार अद्भुत लग रही है, इसका वर्णन कवि ने इस पद में किया है, पहला। दूसरा क्या है, काली स्लेट या काली सिल से क्या अभिप्राय है। काली सिल यानी आकाश मंडल का जो कालिमा यानी सुरमई रंग, आकाश का जो कालिमा से युक्त यानी सुरमई, सुरमई मतलब जो काजल लोग लगाते हैं, काला रंग, तो आकाश का जो काला रंग है उसकी साम्यता प्रस्तुत करते हुए कवि ने काले सिल और काली स्लेट से की है। आकाश कैसा है, काली स्लेट के समान, आकाश कैसा है, काले सिल के समान। तो आकाश की कालिमा को प्रस्तुत करने के लिए वह स्लेट और सिल का कवि ने, इस उपमान का कवि ने सहारा लिया है। नेक्स्ट, लाल केसर या खड़िया चौक से किस दृश्य को उत्पन्न किया गया है। तो लाल केसर और लाल खड़िया के माध्यम से कवि ने सूर्योदय होने का वर्णन किया है कि किस प्रकार लाल खड़िया जो होती है, लाल खड़िया यानी आकाश में सूर्योदय, जो सूर्य की किरणें हैं वो किस प्रकार आकाश में पूरी तरह से आप्लावित हो रही है, वह दृश्य कितना मनोरम लग रहा है, वो दृश्य कितना आनंददायक लग रहा है। तो उसी दृश्य को प्रस्तुत करते हुए यानी सूर्योदय के दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए कालिमा, सुरमई जो आकाश का जो रंग है, धीरे धीरे उससे सुरमई रंग खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है और उसमें जो है लाल रंग का जो लालिमा, सूर्य की किरणों की जो झलक है, छटा है, वो उसमें फैल रही, इसी का वर्णन करते, इसी को प्रस्तुत करते हुए कवि ने लाल केसर यानी सूर्योदय, सूर्य की किरणों का फैलना, सूर्य की किरणों को फैलने के लिए लाल केसर और खड़िया चाक से उसकी साम्यता प्रस्तुत की है। अंत में ओस और नमी का चित्रण किस प्रकार किया गया है। तो ओस और नमी का किस प्रकार, आकाश में राख से लिपा हुआ चौका है और उसमें किस प्रकार ओस की बूंदें पड़ी हुई है, इसलिए अभी भी गीलापन क्या है, वह विद्यमान है। तो इस प्रकार दृश्य जो है बड़े ही सुंदर और मनोरम बन पड़े। तो इसके साथ साथ आप इन प्रश्नों पे जो आधारित उत्तर है इसको आप एक बार हम पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से सुन लीजिए। इस काव्यांश में पहला प्रश्न क्या है, इस काव्यांश में कवि भोर के अंधेरे छुटपुटे वातावरण में छाने वाले सूरज की हल्की हल्की लालिमा का दृश्य चित्रित किया है, पहला। दूसरा प्रश्न क्या उत्तर क्या कहता है, भोर काल में आकाश में सुरमई अंधेरा होता है, सुबह होता है उसमें अंधेरा होता है और यह अंधेरा कैसा प्रतीत होता है, यह अंधेरा जो होता है, यह अंधेरा काली स्लेट या काली सिल के समान जैसा रंग होता है
और इस प्रकार कवि काली सिल और काली स्लेट के माध्यम से भोरकालीन अंधेरे का चित्रण करने का प्रयास किया है कि भोरकालीन आकाश में किस प्रकार अंधेरा विद्यमान होता है। उस अंधेरे को कवि ने काली सिल और काली स्लेट से साम्यता प्रस्तुत की है। नेक्स्ट गौ प्रश्न थर्ड वन, लाल केसर और लाल खड़िया चौक सूरज की उगती हुई लालिमा का चित्रण है कि लाल केसर से साम्यता और लाल खड़िया पत्थर से साम्यता, यह दोनों क्या है, यह दोनों जो है वो चित्रण किया है किसका, यह सूर्य के उदय होने का चित्रण किया जा रहा है। अंततः प्रातःकालीन ओस की नमी को धुलने का दृश्य द्वारा चित्रित किया गया है कि धुलने पर जो गीलापन हमारे सामने आता है वही काली सिल और लाल केसर के धुलने पर साकार हो रहा है। जब लाल केसर से धुल दिया गया तो नमी अभी भी विद्यमान है, देखने पे दृश्य जो बड़ा ही जो है वह अच्छा लग रहा है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब धीरे धीरे सूर्योदय से पूर्व जो दृश्य होते हैं, धीरे धीरे जब परिवर्तन होते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वह अंधेरा पहले तो छाया रहता है और सूर्योदय धीरे धीरे जब सूर्य की किरणें निकलने लगती हैं तो आकाश में लालिमा छाने लगती है। तो उसी लालिमा को, उसी जीवंत दृश्य को कवि ने प्रस्तुत करने के लिए इन दो प्रकार के जो अलंकार है, इन दो प्रकार के उपमान है, इन दो प्रकार के उपमानों का सहारा लेकर के उस दृश्य को, सूर्य उदय के दृश्य को, उन लालिमा युक्त दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पुनः पूछ सकते हैं। तो इस पाठ पर आधारित, इस पद पर आधारित संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य तथा इस पद पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।